वो 86 साल का बुजुर्ग सिर्फ ईरान का सुप्रीम लीडर नहीं था। अब पिछले कुछ सालों की स्थितियों को गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि आयतुल्लाह अली खामेनेई पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे बुजुर्ग, सबसे विद्वान मुस्लिम लीडर के रूप में स्थापित हो गए थे। सिर्फ उन्हीं में वो हिम्मत थी कि वो अमेरिका की चेतावनी का कठोर शब्दों में जवाब देते थे। कोई और ऐसा मुस्लिम लीडर आपने देखा पिछले कुछ सालों में जिसके अंदर ये साहस रहा हो, ये ताकत रही हो कि अमेरिका और इजराइल की धमकियों का मुंहतोड़ जवाब दे? इतना ही नहीं, जब कुछ महीनों पहले हमला हुआ था ईरान के ऊपर, तो भी दुगनी ताकत से इजराइल को उन्होंने जवाब दिया था, अमेरिका को जवाब दिया था। ये साहस किसके पास था? निर्विवाद रूप से, बिना किसी डाउट के ये कहा जा सकता है कि खामेनेई वॉज द सुप्रीम लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। और इस्लाम के सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद जो खामोशी है मुस्लिम देशों में, एक हिम्मत, एक साहस जो दिखना चाहिए था। एक बड़ा संगठन भी बना रखा है अपने आप को भारत को धमकी देने के लिए, कश्मीर के मसले पर, और तमाम देशों को धमकाते रहते हैं। लेकिन जब बात अमेरिका और इजराइल की आती है तो हालत पतली हो जाती है उस संगठन की, जो इस्लाम के नाम पर चैंपियन बनते हैं। पाकिस्तान, टर्की, ये सारे देश साफ सूख गया सबको। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक बुजुर्ग मुस्लिम नेता का इस तरह से बेरहमी से कत्ल हो गया। इस्लामिक ब्रदरहुड की धज्जियां उड़ा दी अमेरिका और इजराइल ने मिलकर। तो क्या इसलिए खामोश रहे कि वो शिया लीडर थे? क्या शिया और सुन्नी का फर्क यहां पर सामने आ गया? या फिर वाकई में हिम्मत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती हैं? खामेनेई की मौत सिर्फ ईरान के एक लीडर की मौत नहीं है, ये दुनिया में मुस्लिम लीडरशिप की मौत है। अमेरिका और इजराइल ने यह दिखा दिया है कि वो किसी भी मुस्लिम देश को ताकतवर बनने नहीं देंगे, किसी भी मुस्लिम देश को एक लिमिट के आगे वो बढ़ने नहीं देंगे। कोई मुस्लिम देश आंख उठाकर नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो अमेरिका के साये के अंदर चलेगा, जिस तरह से टर्की और पाकिस्तान चलते हैं। पाकिस्तान नाम का न्यूक्लियर पावर है, लेकिन यूएस उसके घर में घुस के मारता है। जब लादेन छिपा था पाकिस्तान में तो यूएस ने परवाह नहीं की थी किसी की। पाकिस्तान के अंदर घुस के यूएस के कमांडोज ने मिलिट्री ऑपरेशन किया, लादेन को मारा, उसकी लाश भी उठा के ले गए। हिम्मत नहीं हुई, चू नहीं कर पाया अमेरिका। इतना ही नहीं, यूएस के निर्देश पर, आदेश पर अमेरिका ने अपनी ही सेना लगा के अपने कबायली इलाकों में हजारों मुसलमानों का कत्ल किया पाकिस्तान की सेना ने यूएस के दबाव में। और वहीं खामेनेई चट्टान की तरह खड़े थे यूएस के सामने, इजराइल के सामने। कुछ कमियां तो सब में होती हैं, ठीक है, वो अपने मजहब के लिए, अपने धर्म के लिए बहुत समर्पित थे। उनका एक सपना था एक ताकतवर इस्लामिक रिपब्लिक बनाने का, बनाया भी उन्होंने, दिखा दिया ईरान को दुनिया का सबसे ताकतवर इस्लामिक रिपब्लिक बना के, दिखा दिया दुनिया को कि ईरान को कैसे उन्होंने सबसे ताकतवर इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया। वो देश बना दिया जो यूएस से बिल्कुल नहीं डरता था, वो देश उन्होंने बना के खड़ा किया। अब ईरान के लोग आगे अपने देश को कैसे संभालेंगे? खामेनेई की मौत के बाद ईरान की लीडरशिप का क्या होगा? ईरान की अब स्ट्रैटेजी क्या होगी? कैसे वो यूएस को जवाब देंगे, कैसे इजराइल को जवाब देंगे? तो ये जान लीजिए कि खामेनेई की मौत के बाद, आईआरजीसी के कमांडर की मौत के बाद, खामेनेई की बेटे की मौत के बाद, रक्षा मंत्री और तमाम मिनिस्टर्स की मौत के बावजूद ईरान के पास एक ऑल्टरनेटिव लीडरशिप मौजूद है। उनकी एक ऑफिशियल काउंसिल इस पूरे मामले को हैंडल कर रही है और अब वो पलटवार कर रहे हैं, और हो सकता है कि ये युद्ध लंबा चले। चाइना और रशिया जैसी मिलिट्री पावर्स बिल्कुल नहीं चाहती कि यूएस पूरी दुनिया को डोमिनेट करे। चाइना और रशिया जरूर गोपनीय रूप से ईरान की मदद कर रहे होंगे या करेंगे। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अमेरिका का निष्कंटक राज पूरी दुनिया में स्थापित हो जाए। हमेशा रशिया ये चाहता है कि ईरान अमेरिका को जवाब दे। रशिया खुद तो सीधे युद्ध नहीं लड़ना चाहता यूएस से, चाइना भी सीधे अमेरिका से युद्ध नहीं लड़ना चाहता, लेकिन जो लड़ने की हिम्मत करता है उसको जरूर वो पीछे से सपोर्ट करेंगे, बैकअप करेंगे। जिस प्रकार से अमेरिका ने उलझा दिया यूक्रेन में रशिया को, पश्चिमी देशों ने और अमेरिका ने मिलकर
रशिया को यूक्रेन में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। 3 साल से अधिक समय हो गया वहां पर युद्ध चल रहा है। अब रशिया और चाइना भी ऐसा ही एक प्लान बना रहे हैं अमेरिका के खिलाफ कि वो ईरान की मदद करें और ईरान लड़ता रहे लड़ता रहे लड़ता रहे। ये जो बड़ी बड़ी मिसाइलें छोड़ रहे हैं रशिया ये जो बड़ी बड़ी मिसाइलें छोड़ रहे हैं अमेरिका और इजराइल मिलकर, अगर ईरान के लोगों ने फैसला ले लिया लंबे समय तक टिकने का, तो अमेरिका को भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इजराइल की भी हालत खराब हो जाएगी और पूरी दुनिया पर इसका बुरा असर पड़ेगा। समुद्री जहाज़ों से जो व्यापार होता है, जो तेल का व्यापार होता है, सब पर इसका असर पड़ना तय है। दुनिया में महंगाई भयंकर बढ़ जाएगी। ईरान कोई मामूली देश नहीं है, बड़ा ताकतवर देश है, आर्थिक रूप से भी समृद्ध है, टेक्नोलॉजी भी उसकी मजबूत है। और अगर उसने लंबा फैसला कर लिया लड़ाई लड़ने का, उसको मदद मिल गई चीन से और रशिया से, तो अमेरिका के लिए वही होगा जो वियतनाम में हुआ था। इजराइल भी याद करिए, जब कुछ महीने पहले संघर्ष हुआ था तो इजराइल भी जब उसके शहरों में ईरान की मिसाइलें गिरने लगी थी, बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो इजराइल भी कहने लगा था कि युद्ध जल्दी समाप्त होना चाहिए। कुल मिला के दुनिया एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। अमेरिका की दादागिरी, इजराइल की दादागिरी, ईरान की जिद, इन परिस्थितियों ने बहुत लोगों का नुकसान किया है। ये युद्ध दुनिया के हित में तो यही होगा कि ये युद्ध जल्दी रुके। अब ये देखने वाली बात है कि अमेरिका और इजराइल क्या करते हैं। वो ईरान में सत्ता परिवर्तन करना चाहेंगे, एक ऐसी कमज़ोर सरकार वहाँ पर बैठाना चाहेंगे जो उनके इशारों पर काम करे, डमी गवर्नमेंट वहाँ पर बैठाना चाहेंगे, जिस तरह से अमेरिका ने बांग्लादेश में किया था, वहीं के युवाओं को भड़काकर वहाँ सत्ता परिवर्तन करा दिया था। लेकिन ईरान में डायरेक्टली इंटरवीन किया है। अब बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ईरान के लोगों खड़े हो जाओ, तुम्हें ये मौका मैं दे रहा हूँ, इस जुल्मी सरकार का अंत कर दो। डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में कहा है कि ईरान ने अपने ही देश के दसियों हज़ार लोगों को मार डाला, ईरान अपने ही लोगों का कातिल है। हालांकि बड़ी तेज़ चेतावनी उन्हें मिली वहाँ पर ईरान के प्रतिनिधि की ओर से। तो ईरान का जो गुस्सा है, ईरान की जो हिम्मत है, उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। और ये जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, ये जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ये बदला ज़रूर लेती हैं, ये भूलती नहीं है जल्दी। ख़ासतौर से ईरान के बारे में, शिया मुस्लिम्स के बारे में, ये कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ज़्यादा नहीं है इनका। जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये युद्ध लंबा भी चल सकता है, और ये युद्ध अगर किसी की मध्यस्थता से फिलहाल रुक भी जाएगा तो जो प्रॉक्सी वार चलेगा, हिजबुल्ला, हूती, ये जो आतंकी संगठन हैं, ईरान से फंडेड हैं, इनको हथियार भी ईरान देता है। कई ऐसे आतंकी संगठन हैं, मिलिशियाज हैं, जिनके पास हज़ारों की अपनी प्राइवेट सेना है। ये समुद्र में छोटे छोटे जहाज़ों में घूमते रहते हैं, पहाड़ों में छिपे रहते हैं, और इन्होंने पहले भी बहुत से बड़े बड़े जहाज़ों को बंधक बना लिया है, अटैक कर दिया है, मार दिया है लोगों को। समुद्री व्यापार पर इनका बड़ा नियंत्रण है। ये लोग लगातार अमेरिका को, इजराइल को नुकसान पहुंचाएंगे। और इतना ही नहीं, कतर, बहरीन, यूएई जैसे वो देश जो कभी कस्में खाते थे इस्लाम के नाम पर एकजुटता की, जो आज अमेरिका के साथ खड़े हैं, मुस्लिम देशों के भी अमेरिका के साथ खड़े हैं, कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, ये सारे देश, ईरान का जो ये संगठन है हिजबुल्ला, हूती, ये सारे संगठन, ये कहीं ना कहीं इन देशों से भी बदला लेंगे और ये खूनी संघर्ष लंबा चलेगा। सबसे ज़्यादा बदनामी तो यहाँ पर पाकिस्तान की हुई है, क्योंकि पाकिस्तान खुद को इस्लामिक दुनिया का चैंपियन मानता है। अभी कुछ ही महीनों पहले पाकिस्तान ने कहा कि साहब हमारे पास न्यूक्लियर पावर है और हमारे जो परमाणु अस्त्र हैं ये इस्लाम की हिफाजत के लिए हैं, हमारे परमाणु बम पूरी दुनिया में मुसलमानों की हिफाजत करेंगे। ऐसे बयान देने वाला पाकिस्तान भीगी बिल्ली बन गया, घुटनों के बल बैठ गया, जब इस्लामिक देश ईरान पर यूएस और इजराइल ने स्ट्राइक किया। अपने परमाणु बम को कंबल उड़ा दिया पाकिस्तान ने। अब पाकिस्तान की मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो कहाँ घुस गई, कहाँ छिप गई? पाकिस्तान की मुस्लिम ब्रदरहुड का क्या हुआ? अगर वाकई में इस्लामिक ब्रदरहुड है तो पाकिस्तान को अपने परमाणु
हथियारों से मदद देनी चाहिए ईरान को। टर्की जो ग्लोबल खलीफा स्थापित करने के सपने देखता है, टर्की जो अपने आप को टेक्नोलॉजी वाइज बहुत स्ट्रांग मानता है, नाटो का मेंबर है, यूरोप से जुड़ा हुआ टर्की, मॉडर्न मुस्लिम कल्चर, मॉडर्न मुस्लिम कंट्री, जो पूरी दुनिया में इस्लाम के रिवाइवल की बात करता है, पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाने की बात करता है, वो भी ईरान के आंसू पोंछने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के घावों पर मरहम केवल बातों से लगा रहा है। उसके पास भी बड़ा हथियारों का जखीरा है, वो भी भीगी बिल्ली बन गया, उसे भी सांप सूंघ गया है, क्योंकि सामने कौन खड़ा है? दादा खड़ा है, दुनिया का दादा अमेरिका। और वो देश खड़ा है जो चीते की फुर्ती से हमला करता है, इजराइल। तो इस घटना को वैश्विक रूप से विश्व के इतिहास में इसको दर्ज किया जाएगा। आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि एक ताकतवर देश था ईरान, एक बहुत ताकतवर मुस्लिम लीडर थे आयतुल्ला अली खामेनेई, जिनका खात्मा इस बात के लिए हो गया कि वो अपने देश को ताकतवर बनाना चाहते थे और कोई गुनाह नहीं था उनका। और उनका खात्मा इस वजह से हो गया कि दुनिया में इस्लामिक ब्रदरहुड का जो झूठ है उसका पोल खुल गई, वो झूठ बेनकाब हो गया। इस्लामिक ब्रदरहुड जैसी कोई चीज़ नहीं है। इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर केवल लोगों को गुमराह किया जाता है, मिसगाइड किया जाता है, हिंसा फैलाई जाती है। लेकिन जब वाकई में इस्लामिक ब्रदरहुड दिखाने का वक्त आता है किसी ताकतवर के खिलाफ, मजलूमों के खिलाफ, तो इस्लामिक ब्रदरहुड दिखा देते हैं आसानी से, आतंकवाद के नाम पर, हिंसा के नाम पर, गृह युद्ध के नाम पर, दूसरे धर्म के लोगों के नाम पर। लेकिन जब वाकई में वक्त आया कि एक 86 साल के नेता की मदद की जाए, दुनिया के सबसे सीनियर, सबसे नॉलेजेबल मुस्लिम लीडर की मदद की जाए, तो इस्लामिक ब्रदरहुड को किनारे रख दिया गया, बयानबाजी करके साइड में हो गए और ये संदेश दे दिया कि भैया अमेरिका तो दादा है, हम उसके आगे नहीं बोलेंगे। तो फिलहाल आप सबसे मैं इजाज़त चाहूँगा। इंडियन ओपिनियन को आप देखते रहिए और हमारी एक कोशिश है कि सही विश्लेषण, सही तथ्य आपके सामने रखें, घुमा फिरा के नहीं, फैक्चुअल बात करें। और ये फैक्ट है कि ईरान के साथ गलत हुआ, अत्याचार हुआ। जब परमाणु बम पाकिस्तान रख सकता है, जब परमाणु बम रशिया रख सकता है, चाइना रख सकता है, फ्रांस रख सकता है, यूएस रख सकता है, भारत भी रख सकता है, तो साहब ईरान क्यों नहीं रख सकता है? या तो पूरी दुनिया परमाणु बम को ख़त्म करे, सारे देश परमाणु बम का त्याग करें। परमाणु बम से यदि मानव सभ्यता के विनाश का खतरा है तो ये अन्य देश क्यों रखे हुए हैं? सबको समाप्त कर देना चाहिए। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ऐसे सारे बड़े हथियारों को खत्म करो जिनसे मानवता के विनाश का खतरा हो, पृथ्वी के विनाश का खतरा हो। ये लायबिलिटी सिर्फ ईरान के ऊपर क्यों? क्योंकि वो सिया लीडरशिप को आगे बढ़ा रहा था। पाकिस्तान के ऊपर ये लायबिलिटी नहीं डाली, वो तो ईरान से ज़्यादा वहाँ खतरनाक आतंकी संगठन पाकिस्तान के पास है। लादेन जैसा आतंकी भी पाकिस्तान में छिपा जिसने अमेरिका की ऐसी तैसी कर दी थी। फिर भी आप पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर सैंक्शंस नहीं लगाते हैं, पाकिस्तान के परमाणु बमों की, हथियारों की जांच नहीं करेंगे, लेकिन ईरान की करेंगे। इस बात के लिए ईरान का विनाश कर दिया। इसी बात के लिए एक ज़माने में इराक का विनाश कर दिया था, सद्दाम हुसैन का विनाश कर दिया था कि वहाँ पर केमिकल बम है, वहाँ पर केमिकल वेपन्स हैं। अब ईरान का विनाश। तो कुल मिला के ये जो दुनिया है दोस्तों, ये जो दुनिया है दोस्तों, ये ताकत से चलती है। यहाँ जो ताकतवर है वो कुछ भी कर देता है और बाकी लोगों को सांप सूंघ जाता है। और ये एक पुराना, बहुत पुराना वैश्विक नियम है, सिद्धांत है। जो ताकतवर है उसके लिए कुछ भी गलत नहीं है। जिसका जलवा कायम है उसके पीछे लोग चलते हैं, वो सही करे गलत करे, लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। ताकत देख के लोग बात करते हैं। ये मॉरलिटी, ये कैरेक्टर, ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी इसका कोई स्थान नहीं मिलेगा आपको। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका देश अगर ताकतवर नहीं है तो आपके देश की बेइज्जती होगी, पूरे देश का शोषण होगा, देश के नागरिक सुरक्षित नहीं है अगर देश ताकतवर नहीं है। फिर आप जहाँ रहते हैं उस इलाके में अगर आप सुरक्षित नहीं हैं, आप ताकतवर नहीं हैं, आपका परिवार ताकतवर नहीं है, तो भी आपकी सुरक्षा खतरे में है। इसीलिए सनातन हिंदू धर्म में शक्ति की उपासना का पर्व है। साल में 2 बार आप जो नवरात्र की पूजा करते हैं वो शक्ति की उपासना का पर्व है। आप ताकतवर बनिए, शक्तिशाली बनना आपका परम कर्तव्य है। शक्तिशाली व्यक्ति ही शांति से जी सकता है। जो शक्तिशाली नहीं है उसके कोई अधिकार सुरक्षित नहीं है, उसका सम्मान सुरक्षित नहीं है, उसकी मर्यादा सुरक्षित नहीं है, उसका धन सुरक्षित नहीं है, उसके घर की स्त्रियां सुरक्षित नहीं है, उसका कुछ भी सुरक्षित नहीं है।
तो अगर शक्तिशाली आप नहीं बनते हैं तो आप न सिर्फ अपने साथ बल्कि अपने परिवार के साथ, अपने समाज और देश के साथ भी गलत कर रहे हैं। तो इस बात को हम यहीं विराम देते हैं और आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप इंडियन ओपिनियन को अपना समर्थन बनाए रखें, हमारे वीडियोस को शेयर करें, सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप हमें फॉलो करें, जुड़ें हमसे। और हमारे वीडियोस में आपको क्या कमी दिखी, कुछ ऐसा जो आपको सही नहीं लगा तो भी हमारा मार्गदर्शन करें, कुछ ऐसा जो आपको अच्छा लगा तो भी हमें बताएं। हम सुधार करने के लिए, संशोधन करने के लिए भी तैयार हैं, हमेशा आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। और आप कोई आइडिया देना चाहें, किसी विषय पर आप वीडियो देखना चाहें, एनालिसिस देखना चाहें, विश्लेषण समीक्षा देखना चाहें, तो भी आप हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, हमें सुझाव दे सकते हैं। और आप हमारे दर्शक हैं, आप हमें निर्देश भी दे सकते हैं। तो धन्यवाद, सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए द इंडियन ओपिनियन के साथ।